कोरोना के खिलाफ वैक्सीन युद्ध की हम बात करेंगे। आप जानते हैं 3 जनवरी से देश में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही 10 जनवरी से गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी, प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी। बच्चों को वैक्सीन लगवाने को लेकर देश भर के माता पिता, देश भर में ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके मन में कई सवाल हैं। सवाल प्रिकॉशन डोज को लेकर भी है, बूस्टर डोज को लेकर भी हैं। आज आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा जी न्यूज़ पर, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बच्चों की वैक्सीन और साथ ही बूस्टर डोज से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ममता जाजू हैं, एचओडी हैं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। और मेरा पहला सवाल मैम आपसे ये है कि बच्चों के लिए जब वैक्सीन की बात की जाती है, और आपको ये भी बता देते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार भी हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं चेस्ट सर्जरी के मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से। लेकिन ममता जी, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, बच्चों के लिए वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, किसी भी पेरेंट के मन में इस वक्त ये सवाल सबसे ऊपर होगा। और आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये वैक्सीन हमारे लिए जरूरी है। अभी हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, थर्ड वेव का स्टार्ट होना शुरू है और ओमिक्रॉन भी जिससे आगे आ रहा है, तो ये वैक्सीन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये वाला ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है, 18 साल से नीचे वाला ग्रुप है, जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है, वो आगे जाके इस बीमारी को बहुत ज्यादा स्प्रेड करेगा। भले ही बच्चों में इन्फेक्शन कम होगा, माइल्ड होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, बट दे आर गोइंग टू बी मोर स्प्रेडर फॉर दिस डिसीज। तो अगर हम वैक्सीन से बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये आगे जाके हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमारी सारी जो आगे स्प्रेड होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो भी सही होंगी। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्रुप, एक 60% ऑफ द पॉपुलेशन ये ले चुका है, और जितनी अभी तक स्टडीज हुई हैं उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट्स के साथ है। तो बच्चों में अभी भी जो भी वैक्सीन लगती है उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। बच्चों को फ्लू जैसी बीमारी होती है, हल्का फीवर होता है, दर्द होता है, तो यही सारी प्रॉब्लम्स इस वैक्सीन के कारण हो गई। और 15 से 18 वर्ष वाली जो उम्र है वो थोड़ी एडोलेसेंट ग्रुप हो जाती है, थोड़े से अडल्ट साइड पे आ जाते हैं, तो हमें उनमें लगाने से हमें और ये पता चल जाएगा कि हम इस वैक्सीन को छोटे बच्चों में भी किस हद तक दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है और ये बहुत सेफ रहेगा बच्चों को वैक्सीन लगवाना। डॉक्टर अरविंद कुमार, सवाल ये भी है कि बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगवाना सही है, कौन सी वैक्सीन लगवाए बच्चों को? देखिए अदिति जी, अभी गवर्नमेंट ने कोवैक्सीन को ही अप्रूव किया है, जाइडस भी अप्रूव्ड है, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो एज ऑफ टुडे कोवैक्सीन को अप्रूव किया है। अब ये जो अप्रूवल का प्रोसेस है, देखिए ये एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें जो ट्रायल्स होते हैं, उन ट्रायल्स के रिजल्ट वो कंपनियां जो गवर्नमेंट की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसको सबमिट करती है, और उसमें 2 मेन चीजें हैं जो देखी जाती हैं। एक तो उसकी सेफ्टी और दूसरी उसकी एफिकेसी, कि हमें अगर वो वैक्सीन दें तो उससे फायदा कितना होगा और वो फायदा किस कीमत पर आएगा। तो सेफ्टी और एफिकेसी, इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया जाता है। तो एज ऑफ नाउ कोवैक्सीन को, हालांकि कोवैक्सीन को अप्रूवल 12 से 18 की एज ग्रुप में दिया गया था टेक्निकल ग्रुप ने, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 3 जनवरी से 15 से 18 के ग्रुप को उसको देना शुरू किया है। बट मेरा ये मानना है कि शायद आने वाले समय में जैसे जैसे डेटा और मिलेगा, बाकी जो वैक्सीन हैं वो भी बच्चों को अवेलेबल होंगी, नंबर 1। और नंबर 2, ये 15 से 18 के एज ग्रुप को कहीं ना कहीं घटा के 12 से 18 और हो सकता है अल्टीमेटली 6 से 18 के एज ग्रुप में भी ले आया जाए, क्योंकि उन लोगों को भी इस ग्रुप में इंक्लूड करना जरूरी है, न केवल उनमें इंफेक्शन रोकने के लिए, बट जैसा कि डॉक्टर जाजू ने कहा कि अगर उनको इंफेक्शन हो तो वो एक स्प्रेडर हो सकते हैं, इसलिए इस ग्रुप को भी वैक्सीनेट करना उतना ही जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बच्चों के स्प्रेडर होने से जुड़ा हुआ। और डॉक्टर ममता जाजू, फिर सवाल ये भी है, और ये हर एज ग्रुप को लेकर ये सवाल रहा कि वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए सवाल ये है क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चों की वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं?
देखिए, आज तक कोई भी मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं होती है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते. So every drug has some effects, or there are some mild side effects also. So they are not severe. Severe जो होते हैं 1 in billion टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो mild होते हैं, अभी भी हम बच्चों में वैक्सीन लगाते हैं. रूटीन वैक्सीनेशन जो होता है, DPT होता है और बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं. हर के बाद बच्चों को फीवर होता है, पेन होता है. सो हर वैक्सीन का एक अपना मिनिमल साइड इफेक्ट्स होता है, बट दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. वो लाइफ को अफेक्ट नहीं करते, और उनसे अगर वो बॉडी में फीवर नहीं क्रिएट करेंगे तो दैट मीन्स कि वो एंटीबॉडीज भी शायद उतने लेवल का नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो अगर थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा है, तो उनकी वैक्सीन के बाद ये सारे इफेक्ट्स होने चाहिए, बिकॉज एक हम एंटीजन स्टिमुलस दे रहे हैं बॉडी को, और वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा बॉडी में. कहीं ना कहीं बॉडी में थोड़ा रिएक्शन होगा ही, जिसके कारण थोड़े इफेक्ट होंगे. बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैक्सीन, जैसे हमारे अभी प्रीवियस वक्ता ने बताया कि कोई भी वैक्सीन बिना ट्रायल के नहीं आता है मार्केट में, और ये ट्रायल बहुत फुल प्रूफ होते हैं, और उस ट्रायल्स के बाद ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि ये वैक्सीन अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लग जानी चाहिए. सो मेरा मानना है कि ये डिसीजन जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये बहुत ही काबिले तारीफ डिसीजन है. जी, काबिले तारीफ डिसीजन आप इसे बता रही हैं, लेकिन एक बहस भी छिड़ी हुई है बच्चों को वैक्सीन देने को लेकर. ये फैसला डॉक्टर अरविंद कुमार कितना साइंटिफिकली टेस्टेड है? देखिए, इसकी टेस्टिंग तो हो चुकी है बाहर के, जैसा कि मैंने कहा, ये जो साइंटिफिक टेस्टिंग है ये बेसिकली ट्रायल्स किए जाते हैं, और उन ट्रायल्स का डेटा उस कंपनी को, गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है. टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो उसके बहुत डिटेल होते हैं कि आपने सैंपल साइज क्या लिया, आपने प्राइमरी एंड पॉइंट क्या फिक्स किया, सेकेंडरी एंड पॉइंट क्या फिक्स किया. जो ट्रायल्स को कंडक्ट करने के तरीके होते हैं, जो मेथोडोलॉजी है, आपकी मेथोडोलॉजी सही है कि नहीं, जो कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह रखनी थी वो सब रखी गई कि नहीं, और अंत में कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ, कितनों को क्या साइड इफेक्ट्स हुए, वो सारा डेटा एक्यूरेटली आपने डॉक्यूमेंट करके उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट के रूप में सबमिट किया है कि नहीं. उस डॉक्यूमेंट की जो ऑथेंटिसिटी है उसको जांचने के लिए भी कुछ सरप्राइज टेस्ट किए जाते हैं. आप बैक कैलकुलेट करके कुछ चीजों को चेक करते हो. ये सब एक काफी लंबी और बड़ी टेक्निकल प्रक्रिया है. ये सारी प्रक्रिया करने के बाद उस टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का ये राइट होता है कि वो कंपनी की जो भी अपील है उसको माने या ना माने. तो जैसा कि हम अब देख रहे हैं कि कोवैक्सीन ने जो भी डेटा सरकार को सबमिट किया है, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने उसको एक्सेप्ट करते हुए 12 से 18 ग्रुप के लिए इसको अप्रूव कर दिया था, जिसमें टू बिगिन विद गवर्नमेंट ने 15 से 18 वाले एज ग्रुप को ये 3 जनवरी से रोल आउट करने का फैसला किया है. डॉक्टर ममता जाजू, यहाँ पर सरकार द्वारा 15 से 18 वर्ष और साथ ही 60+ विद जिनको सीरियस बीमारियां हैं, उनके लिए ये जो प्रिकॉशन डोज है उसे खोला है. मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बूस्टर डोज कितनी हेल्पफुल होती है? कोई भी वैक्सीन जब लगता है तो उसमें हमेशा बूस्टर डोज की एक इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि जब हम एंटीजेनिक स्टिमुलेशन दे रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, तो वैक्सीन का इफेक्ट आने में 4 से 6 हफ्ते लगता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में 2 से 3 महीने लगता है, और वो एंटीबॉडीज का इफेक्ट 6 से 8 महीने पे थोड़ा कम भी होने लगता है. मतलब देयर आर 2 तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में. एक होते हैं जो जिनमें डीप मेमोरीज होती हैं, तो वो एंटीजन लेके मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं उनसे तुरंत एंटीबॉडी फॉर्मेशंस होता है. तो जो तुरंत एंटीबॉडी फॉर्मेशंस होता है वो 6 से 8 महीने पे लेवल थोड़ा फिर से कम होने लगता है. तो अगर हम बूस्टर डोज देते हैं तो बूस्टर डोज से एक जो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन फिर से मिलेगा, तो आपका एंटीबॉडी प्रोटेक्शन बढ़ेगा, और जो मेमोरी सेल्स हैं उनमें भी फिर से वो रीजनरेट होके और ज्यादा एंटीबॉडी, अगर हमारे पास कोई इन्फेक्शन आएगा तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो हमारा प्रोटेक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है. तो बूस्टर डोज, जैसा कि जितनी स्टडीज बताई गई हैं उसमें ये बोला गया है कि बूस्टर डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने बूस्टर डोज लेना भी शुरू कर दिया है.
तो जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और स्पेशली जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जहाँ पे इम्यूनिटी बॉडी की बहुत कम होती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर हम वहाँ बूस्टर डोज देंगे तो डेफिनेटली जो बूस्टर इफेक्ट से ये बीमारी से जो है वायरस जो है ये इस बीमारी से वैक्सीन से हमें बचा पाएगा। डॉक्टर अरविंद कुमार, जब हम ये बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज इसकी बात करें, पहली बात तो ये कि क्या ये दोनों सेम है, और ये जो डोज है, जो थर्ड डोज है, इसके लिए किस वैक्सीन के साथ जाना है, क्या इसे लेकर हमारे पास क्लैरिटी है? क्योंकि ये डोज ऑब्वियसली उन लोगों को लगेगी जो पहले 2 डोज ले चुके हैं। सो मसलन अगर कोई कोविशील्ड लगवा चुका है तो थर्ड डोज के तौर पर उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? ये 2 सवाल हैं संक्षेप में। हेलो जी अदिति, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। अच्छा, अदिति मैडम ने अभी वैक्सीनेशन का इफेक्ट और बूस्टर डोज को काफी अच्छी तरह समझाया। मैं उसी को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगा कि जब हमको पहली डोज लगती है तो बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं और एक सेल्स में भी इम्यूनिटी की शुरुआत होती है, लेकिन वो एडिक्वेट नहीं होती। जब हम दूसरी डोज लगवाते हैं एक फिक्स्ड गैप के बाद, तो वो एंटीबॉडी के लेवल्स भी और हाई होते हैं और जो सेल्स में इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है वो भी और बेटर होती है, और हम कहते हैं कि उसके 2 हफ्ते के बाद हम एडिक्वेटली वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जो वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी लेवल्स है वो प्राय 6 महीने के बाद उनके लेवल्स कम होने लग जाते हैं, और इसका मतलब हमारा प्रोटेक्शन का लेवल भी कम हो जाता है। अब इस स्टेज पे अगर आप एक और डोज दे दे किसी वैक्सीन की, तो उससे एक काफी तेज रिस्पॉन्स आता है, और अब जो एंटीबॉडी लेवल्स बनते हैं वो सेकेंड डोज से जो बने थे उससे भी कहीं ऊपर चले जाते हैं, और जो सेल्स हमारी हैं वो भी तीसरी बार रीएक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एक कहते हैं सुदृढ़ से भी सुदृढ़ करने का बहुत इफेक्टिव तरीका है, जो 2 तरह से फायदा करेगा हमारे कोरोना में। एक तो ये इन्फेक्शन होने से रोक सकता है, लेकिन जैसा कि हमने यूएसए और यूरोप में देखा ये 100% नहीं है, क्योंकि उसके बूस्टर डोज के बाद भी वहां वैक्सीन सब मेरे पास समय की कमी है। अगर आप उस सवाल का जवाब दे पाएं कि जो 2 डोज ले चुके हैं उन्हें जो थर्ड डोज लेनी है, क्या वो सेम ही डोज होगी या मिक्स एंड मैच? क्या है उसे लेकर? अभी गवर्नमेंट ने सेम वैक्सीन का अप्रूव किया है। इस पर डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कुछ ट्रायल्स कहते हैं कि अगर आप मिक्स करें तो बेटर होगा, कुछ कहते हैं सेम। गवर्नमेंट ने अभी सेम वैक्सीन को अप्रूव किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर ममता जाजू, हमारे दर्शकों के जहन में जो सवाल हैं उन्हें उनके जवाब देने के लिए, और किसी तरह की कंफ्यूजन होगी हमें पूरा यकीन है वो दूर हुई होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अगर आज भी 0.50% संक्रमण दर दर्ज की जाती है तो दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के नियम लागू हो जाएंगे। आपको बताते हैं इसके तहत कौन सी पाबंदियां, उनके रंग क्या हैं और उनके मतलब क्या हैं। तो येलो अलर्ट की बात पहले करते हैं। येलो अलर्ट में क्या खुलेगा ये आपको बता देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन दफ्तर में 50% स्टाफ, मॉल, ऑड इवन रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ, पब्लिक पार्क, होटल, मेट्रो बस हाफ कैपेसिटी के साथ। इसके अलावा ऑटो, ई रिक्शा, कैब सिर्फ 2 सवारी अलाउड की जाएंगी। इसके अलावा क्या बंद हो जाएगा? सिनेमा घर, थिएटर, बैंक्वेट हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे। और ऑरेंज अलर्ट में पाबंदियां भी इस वक्त आपके स्क्रीन पर। शर्तों के साथ कंस्ट्रक्शन का काम होगा, लेकिन इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो जाएंगी। ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर दुकानें बंद हो जाएंगी। ऑरेंज अलर्ट में ज़रूरी चीज़ों की इंडस्ट्री जारी रहेगी, खुली रहेगी। स्टैंड अलोन दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा बसों में 50% क्षमता से ज़रूरी सेवाओं को जारी रखा जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.